एक रात फिर मुझे वही दौरा पड़ा और मेरे हाथ पांव ईंट गए, दिमाग बोझल हो गया और सीने में जलन होने लगी और आंखें उबलने लगी। घर में सब सो रहे थे और मैं अपने बिस्तर पर मौत और रिसत की कश्मकश में पड़ा था और कोई मेरी मदद के लिए भी नहीं आया, क्योंकि मेरी चीख हलक में ही घुट कर रह गई थी और इस आलम में भी छत पर हस्बे साबक कुछ शबीयत सी दिखाई दी। कुछ साए गुड़मुड़ होते हुए नजर आए और मैंने खौफ और दहशत से आंखें बंद कर ली। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा और उससे मेरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। मुझे आपने ज़िंदगी दी है। मैंने कैसे? उसने हैरत से पूछा। क्योंकि मेरी ज़िंदगी आपसे मशरूत है और मेरी ज़िंदगी तुमसे। वो अज़म से कहने लगा। मेरा ख्याल है कि अब कर्नल पहली फुर्सत में रीता को वापस बुलवा लेगा। ताना बाना बहुत उलझ गया है। ऐसे मुश्किलों में यही होता है, मैंने बेपरवाही से कहा। कर्नल रीता को वापस बुलाने की कोशिश करे या ना करे, रीता की मर्ज़ी भी तो कोई चीज़ है। हूँ और रीता मादा क्यों ना होगी। तुमने बड़ी शानदार मेहमान नवाजी का सबूत दिया है ना। वो सब जानती है, अंग्रेज़ की बच्ची है, मामले की नज़ाकत को समझती होगी। आप ही बताइए रात को वो किस तरह यहाँ आती। मोहन, वो बरहमी से बोला, मुझे डर है कि सितारे कहीं नाराज़ ना हो जाएं। या तो मुझे ये यकीन दिलाओ कि तुम्हारे पास हर जहर का तरियाक मौजूद है, या तुम गैर तबी ताकतों के हमल हो, जैसा कि तुमने मुतअद्दिद मौक़ों पर साबित किया है। मेजर रॉबर्ट का वाक़या, वो सनसीखेज़ आवाज़ में बोला, सबसे हैरत अंगेज़ है। कुछ समझ में नहीं आता कि तुमने यह काम किस तरह अंजाम दिया। मैं तुमसे आज दाना दरख्वास्त करूँगा कि एक ज़रा सुकून से काम लो। कुछ दिनों के लिए तुम अपने आप को महल के इस हिस्से में महदूद कर लो, वरना मेरी जान जलती रहेगी, या फिर हर मामले में मुझे भी शरीक करो। विनिश बाबू, आप मुझसे सुकून की बात करते हैं। वो सुबह शाम की मोहलत नहीं दे रहे। परसों रात उन्होंने छावनी के रास्ते में मुझे घेर लिया था। कल रात यहाँ 4 आदमी भेज दिए और रात भी मैं भाग सकता था और परसों रात अंधेरी पहाड़ी में छुप कर जान बचा सकता था। लेकिन क्या मैं वाकई उन्हें छोड़ देता? क्या उन्हें खुद पर हमला करने की दावत मैंने दी थी? किस कम वक्त का जी इन बातों में, इस उलझनों में दिल लगता है। यकीन कीजिए बहुत बुरा लगता है। गोली का कोई भरोसा नहीं। अगर मैं ये गोलियां उनकी तरफ ना लौटा दूं तो ये भून के हर उस शख्स के सीने में प्यूसत हो जाएंगी जो उनके रास्ते में खड़ा हुआ है। फिर वो जो चाहते हैं वही होगा और आप देखते रह जाएंगे। मुझे मनाने के लिए उसने मेरी कमर में अपने बाजू हमैल कर दिए। मेरा मतलब ये नहीं है जाने मन, मैं उस गोली से डरता हूँ जो कहीं स्लिप ना हो जाए। मैं एहतियात से मशवरा दे रहा हूँ। अब तुम रास्ते तक यही मकीद रहोगे ताकि मैं रीता की पजीराई इत्मीनान से कर सकूँ और मेजर रॉबर्ट की मौत के सिलसिले में रूह होनमा होने वाले सियासी असरात पर गौर कर सकूँ। मैं एहतियात का मशवरा दे रहा हूँ। अब तुम रात तक यही मकीद रहोगे ताकि मैं रीता की पजीराई इत्मीनान से कर सकूँ और मेजर रॉबर्ट की मौत के सिलसिले में रूनमा होने वाले सियासी असरात पर गौर कर सकूँ। मैं खुद रात तक यहीं रहना चाहता हूँ। बाहर का मौसम इस वक्त नागवार लग रहा है। हर शख्स मुझे यूं घूर कर देखता है जैसे मैं कोई आदमी नहीं जानवर हूँ। हो सके तो प्रीत और अनीता का ख्याल रखिएगा। कहो तो मैं अनीता को यहाँ भेज दूँ? वो मुस्कुराकर बोला और मेरे गाल का बोसा लेकर बाहर निकल गया। ख्वाबगाह के बराबर के कमरे में जाकर मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन ज़हन की खिड़कियाँ बंद नहीं हो सकी, बल्कि ज़हन में तो अलाव दहकने लगा। सोचा था कि इस नीम तारीख ठंडे कमरे में फरागत के चंद लम्हे नसीब हो जाएंगे, मगर यहाँ तो बाहर से ज़्यादा भीड़ थी। ज़रूरी नहीं कि जिन लोगों से आप बचना और मिलना चाहते हों उनकी तभी मौजूदगी और नामौजूदगी यकीनी हो। वो आपकी आंखों के सामने कपड़ों में लिपटे हुए होते हैं, मगर जब वो सामने ना हों तब भी मौजूद रह सकते हैं। और मैं इस वक्त लिबास की कैद नहीं रहती। आप उन्हें जैसे देखना चाहते हैं देख सकते हैं, जिस तरह चाहें बरत सकते हैं और जिस तरह चाहें आपको परेशान कर सकते हैं। मैंने यहाँ बहुत से लोगों को मौजूद पाया। कोई दूर खड़ा था और कोई आगे आने के लिए बेचैन था। कोई करीब खड़ा हमला करने के लिए पर तोल रहा था, कोई मारने की फ़िक्र में था, कोई बचाने की, और कोई खंजर बदस्त था, कोई फूल बदस्त, और कोई लिबास में था और कोई बेलिबास। मैं उठकर बैठ गया तो सारा कमरा खाली हो गया। मगर कोई कब तक आंखें खुली रख सकता है और कब तक धूप में एक पाँव पर खड़ा रह सकता है। बुज़ुर्ग एक बात कहते हैं कि आंखें खुली रखने और धूप बर्दाश्त करने ही से कुछ हासिल होता है। सवाल यह है कि सबसे बड़ी दानाई
तो ज़िंदगी का ठोकर मारना है, ना धूप की फ़िक्र, ना आँखों की जलन। अगर ज़िंदगी ने इंसानों से अपने इश्क की कभी कोई एक मिसाल भी कायम की होती तो ये बात दिल को लगती। दाना भी बेवकूफ़ हैं, जो मुंह में आता है कह देते हैं, जो मौत से डरते हैं ऐसी जहालत की बातें वो करते हैं। पागल आदमी दुनिया की परवाह नहीं करता, सो जो मौत के खौफ से बाला होते हैं वो ज़िंदगी की ठोकरों पर उड़ाते हैं। असल में आदमी किसी वक्त भी मरने का फ़ैसला कर सकता है, लेकिन ये फ़ैसला करने से पहले ज़िंदगी से उसका रबतो ज़बत बहुत गहरा हो चुका होता है। कुछ ज़ख्मों से सीना फगार होता है, कुछ लज़्ज़तों से हवात को रग़बत हो जाती है, सो वो उधेड़पन में मुब्तला रहता है। इतनी दूर तक गाड़ी खींचने के बाद यही सोचता रहता है कि कुछ और खींच लूँ, शायद ज़िंदगी का तेवर बदल जाए, और बिलाशुबा कभी कभी बदल भी जाता है। बहुत से लोग ज़िद में रहते हैं, बहुत से लोग दूसरों की तकलीद में ज़िंदा रहते हैं। मौत एक अल्लड़ शय है, पास जाते हुए डर लगता है। ज़िंदगी के पास बहुत से खिलौने होते हैं। ज़िंदगी बड़ी कतामा है, बीज मालू है। ज़िंदगी रंडी का कोठा है, राजेपुर का चमकता दमकता बाज़ार है। ज़िंदगी एक दोशीज़ा है, जिसके पस्तान बड़े हैं और कमर पतली है, और जिसकी आदत ख़राब है, और जो अपने चमकीले बदन की एक झलक दिखाकर रूपोश हो जाती है। दानाओं की बात मेरी समझ में आने लगी। दरिया हगली पर वो ज़िंदगी की बच्ची कीचू मुझे रोक ना लेती तो आज मैं किस सुकून से पड़ा होता। मैं पानियों में सफ़र कर रहा होता, किसी मछली के शिकम में आराम कर रहा होता। इस वक्त ये फ़ैसला कितना आसान था। ज़िंदगी के शैतान ने अब कैसे कैसे बुत खड़े कर दिए थे। विनेश कहता था कि ताना बाना बहुत उलझ गया है। वो मुझे सहमा सुमा दर्द देता था। ताना बाना तो उलझाया ही गया था, क्योंकि ज़िंदगी की तमन्ना की गई थी, वरना हर काम नहायत आसान था। ये सूरतें नज़र ही ना आती जो दिल को अच्छी नहीं लगती थी। अब भी फ़ैसला करने में क्या देर लगती है, मगर फ़ैसला करने की हिम्मत है। ज़िद में तो कोई फ़ैसला नहीं होगा। कुछ दूर गाड़ी और खींच कर देख ली जाए। गाड़ी आगे बढ़ेगी तो नए नए मनाज़र सामने आएंगे। दिन भी होगा, रात भी होगी, मौसम भी बदलेंगे, नज़ला भी होगा, बुखार भी आएगा। विनेश कहता था कि महाराजा सख्त परेशान हैं और अंग्रेज़ों ने राजमहल में तकरीबन डेरे डाल दिए हैं। पुलिस सरगर्मी से इन 4 आदमियों का कातिल तलाश कर रही है, जो भून के नज़दीक एक गड्ढे में पाए गए। ये वक्त राजेपुर के नज़ले बुखार का था। रियासत में ऐसी हंगामा आराई पहले नहीं हुई थी। तमाम चीज़ें तवक्कात के मुताबिक थीं। उसके बावजूद दिल में एक खौफ जागज़ीन था। मसलन ये खौफ कि अंग्रेज़ अपनी रवायती तहम्मुल का वतीरा तर्क ना कर दें। मसलन ये खौफ कि कोई शख्स सदमों से पागल ना हो जाए और सामने आते ही अचानक को नादन करने लगे। मसलन ये अंदेशा कि कोई मेरी तरह मौत का फ़ैसला करके अपने पसमानदगान के लिए ज़िंदगी नाव नोश और गद्दों और तकियों का इंतज़ाम ना कर जाए। इस दुनिया में बड़े से बड़ा जीदार और एसार पेशा मौजूद है। मेरी कीमत रोज़ बरोज़ बढ़ रही थी। इस नीलाम में कंवर जगदीप की बोली सबसे बड़ी होगी। किसी का भी जी मचल सकता है। विनेश स्लिप होने वाली गोली से खौफजदा था, मगर कोई और रास्ता कहाँ था। एक ही रास्ता रह जाता था, और अब उसके सर पर झुकाकर जाने को जी नहीं करता था। और मैंने अपने ज़हन के घोड़ी की लगाम तेज़ी से खींची। ये बार बार बुदकता था और इधर उधर मुंह उठा देता था। मैंने फिर आंखें मूंद लीं, मगर लेटे लेटे ऐसा महसूस हुआ जैसे सारे जिस्म पर मकड़ी ने जाला बुन दिया हो। वही तन्हाई की अफरत, वही जहन्नम की आग। और मैंने सोचा, इस आग पर विनेश की अलमारी से शराब की बोतल लाकर लौट दूँ। शराब की ज़रूरत अब समझ में आई, और उससे तो आग बुझाने का काम लिया जाता है। शराब शैतान की रिश्वत है, मगर एक आर्जी नजात। जब शराब का पानी खुश्क हो जाता है तो आग फिर भड़क उठती है, और जब शैतान का नशा उतर जाता है तो फिर तंग करने लगता है। बसा औकात जारज की याद शिद्दत से आती थी। वो ज़िंदगी को मसलसल ठींगा दिखा रहा था, और मैं मौत को। ज़िंदगी का इस कदर मजाक कम ही लोगों ने उड़ाया होगा। कौन उससे जाकर कहे कि उसका यार कहाँ छुपा हुआ है। कभी कभी उसे तुम्हारी ज़रूरत पड़ती है और वह तुम्हें बहुत याद करता है। उसे मालूम होता तो वह दौड़ता व चला आता, और मैं भी उसे असल जारज बना देता। एक पिस्तौल उसके हाथ में दे देता। जला बुरा आदमी था, खूब निशाना लेता। मैंने कई बार इरादा किया अपने मोहसिन शरादी को लिखूं कि वो किसी आदमी की तलाश करके मेरे पास भेज दे। जारज को बानो का हाल ज़रूर मालूम होगा। कोई मुझसे पूछे कि तूने कलकत्ते में 3 कत्ल कैसे
कैसे किए, और मैं एतराफ़ करूँगा कि 3 ककिए और 2 आदमियों के छुरा मारकर एक को ज़िंदा दरगोर कर दिया। किसी ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और विनेश के सिवा कौन हो सकता था, मगर मैंने दरवाज़ा खोला तो घबराकर पीछे हट गया। सुंदिया लपकती हुई अंदर आ गई, गोया शराब का मैसेंजर थरकता हुआ आ गया। आप? और मैंने जल्दी से दरवाज़ा भेजते हुए कहा। हाँ मैं, और कौन? वो हाँफती हुई बोली। और खाने के बाद सब लोग काफ़ी पी रहे थे। जब तुम कहीं ना मिले तो मैं तुम्हें तलाश करती हुई यहाँ तक आ गई। देखो मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया ना। पर सुंदिया जी, कोई आ गया तो क्या होगा, मैंने घबराहट से कहा। खामोश, और इतनी जल्दी कोई नहीं आएगा, वो नाराज़गी से बोली। खबर है क्यों आई हो? और आंटी आशा के पास पिंडर जी बैठे हैं और वो पिंडर जी से शिकायत कर रही थी कि उन्होंने जोगी को उठाने के लिए मोहनदास जी को क्यों चुना। भून में और भी बहुत से मुलाजिम थे, वो किसी पर भी मंत्र पढ़कर उसे मैदान में भेज सकते थे। वो तुम्हारे बारे में अच्छी बातें नहीं कर रही और तुमसे कुछ नाराज़ मालूम होती हैं। वहाँ कुछ और लड़कियाँ भी थी। प्रीत दीदी भी एक तरफ खामोश बैठी थी। आंटी आशा ने पिंडर जी को मोतियों का एक हार भी दिया है और वो उनके चरण छू छू कर उन्हें तुम्हारे खिलाफ उकसा रही थी। जैसे ही पिंडर जी अंदर आए उन्होंने मुझे बाहर भेज दिया और मैं दूसरे कमरे में छुप कर सब कुछ सुनती रही। फिर वहाँ से भागते हुए यहाँ तक आई हूँ। मोहन, पिंडर जी बहुत धर्मात्मा आदमी हैं। अगर वो तुमसे नाराज़ हो गए तो। उसने चंद ही सांसों में तमाम बातें काट डाली और आंखें पिट पटाने लगी। मुझे उस पर बहुत प्यार आया और दरवाजे की चटखनी नहीं चढ़ी हुई थी और उसके बावजूद मैंने दोनों हाथ वाह करके उसे अपने दिल से लगा लिया। सुंदिया ज़िंदगी थी। ऐसे लोग, ऐसे फूल, ऐसी कलियां ही ज़िंदगी की तरफ खींचती हैं। मेरे और उसके दरमियान कपड़ों की बारीक सी दीवार हायल थी, लेकिन इस वक्त मुझे वह दीवार भी महसूस नहीं हुई। वो मेरे दिल में उतर गई थी और वो इतनी परेशान थी कि दीवार का सारा मिलते ही बेहाल हो गई। पिंडर जी बहुत बड़े आदमी हैं मोहन, और उसकी सांस उलझ रही थी। अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कर दिया तो तुम फ़ौरन उनके पास जाओ, वो अटक अटक कर बोली। पता नहीं ये लोग क्यों तुम्हारे इतने दुश्मन हैं। उन्हें क्या मालूम पिंडर जी ने इतने बहुत से लोगों में तुम्ही को क्यों चुना। और मैंने उसे उठा लिया और उसके रुखसार चूम लिए। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आप बस यूं ही खड़ी रहिए। आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। सच, वो चहकते हुए बोली। आप मैं बड़ी लगती हूँ ना? बहुत बड़ी। और मैंने नशीली आवाज़ में कहा, आप बहुत बड़ी हैं, लेकिन तुम तो यहीं खड़े हो। अरे भागकर पिंडर जी के पास जाओ, जाते ही उनके चरण छू लेना, वो मेरी आगोश में कसमसाती हुई बोली। पहले मैं आपको तो देख लूं। और मैंने उसे दूर खड़ा करके उसे सरतापा देखते हुए कहा। वो शर्मा गई। कच्चे पत्तों की बेल, कचनार की कली, जाड़ों की धूप, अंगूर की चटनी, और आज उसे सही सीने से अलहदा करने को जी नहीं चाहता था। और वो भी इतनी साख्तगी और वराफ्तगी से मेरे बाजुओं में समाई हुई थी जैसे तहलील हो जाएगी। कोई भी अंदर आ सकता था, इसलिए मैंने उसे बेदली से अलहदा किया। अब आप जाइए। मोहन, मेरा जी नहीं चाहता। मेरा भी, मगर कोई अंदर आ गया तो। ठीक है, वो मायूसी से बोली, मगर तुम सीधे पिंडर जी के पास जाओगे। अब वो वहाँ से वापस आ रहे होंगे। जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा, मैंने सुकून से कहा। तुम पर कुछ असर ही नहीं हुआ है। अगर उन्होंने जादू कर दिया तो मैं मर जाऊँगा। नहीं, वो मेरे सीने पर घौंसा मारती हुई बोली। नहीं। मैंने बाहर झांक कर उसे फ़ौरन वापस कर दिया। वो खट्टे मीठे अंगूर खिलाकर चली गई, क़यामत बर्पा करके चली गई, अपने तेवर दिखाकर चली गई, जिता गई कि हुस्न अपनी तकमील से पहले बहुत हसीन हो सकता है। कली में भी खुशबू होती है। खैरियत हुई कि कोई उधर फटका नहीं था। मैं दरवाज़ा बंद करके दोबारा अपने कुएं में डूब गया। बड़ी बड़ी आंखों वाली आशा देवी को मैं खूब जानता था। वो राजेपुर के रईस की बीवी और विनेश की बहन थी। वो आज बाजीगरों का तमाशा देखने ख़ास तौर पर आई होगी। और बातें तो ठीक थी। सुंदिया मेरे खिलाफ जनान खाने में उभरने वाले एक गिरोह की निशानदेही कर गई थी और ये मसदा सुना गई थी कि जोगी के वाक़े को लोग पिंडत का एजाज़ समझ रहे हैं। गोया मैं जिस नाम में वर्दी से खौफज़दा था वो ऐश्वरी लाल के नाम मंसूब की जा रही थी। पिंडत के तो मज़े आ गए और अब तो उसके कदम ज़मीन पर नहीं पड़ रहे होंगे। अंग्रेज़ ऐसे करिश्मों पर यकीन नहीं रखते, इसलिए जैक्सन मुझे मुबारकबाद देने आ गया था। शुरू में वहाँ मौजूद लोग भी यही समझे थे, मगर पिंडत के टूने टोटके देखकर उन्होंने राय बदल दी होगी। एतराफ़ करने की सलाहियत लोगों में कम होती है। सबसे दिलचस्प बात सुंदिया की खबर में प्रेत की मौजूदगी का जिक्र था। बात पस्तौल से जंतर मंतर तक आ गई थी। रात होने तक विनेश दोबारा मुझे देखने आया और रियासत में तेज़ी से रूनमा होने वाले वाक़या सुनाकर चला गया। उसके बयान के मुताबिक मौका वारदात की एक निशानी महफूज की जा रही है।
महाराजा ने रियासत से बाहर जाने वाली सड़कों पर चौकियां कायम कर दी थी। हर आने वाले का नाम और गाड़ी का नंबर नोट किया जा रहा है। विनेश इस अंदेशे में घुला जा रहा था कि मैंने इजलत में कोई निशान तो नहीं छोड़ दिया। जिस पहर मेजर रॉबर्ट का किस्सा तमाम हुआ, उस रात बारिश भी हुई थी। बड़े आदमियों की मौत पर ऐसा ही होता है। बारिश ने सड़क पर गाड़ियों के निशानात मिटा दिए होंगे। और रात के वक्त भवन में नाच रंग का प्रोग्राम था, जो रीता की थकन के बायस मनसूख कर दिया गया था। चुनाचा उसे अपनी ख्वाबगाह में पहुंचाकर पारो विनेश के पास मुझे पूछते हुए पहुंची। विनेश ने लाइल्मी ज़ाहिर की और वह इस उम्मीद में जल्द वापस चली गई होगी कि मैं आज रात उसके पास ज़रूर आऊँगा। शारदा ने विनेश से फ़ोन पर मेरा हाल पूछा था, और फ़ोन इसलिए किया था कि कहीं कल रात वाली उलझन न पेश आ जाए। विनेश ने उसे कह दिया कि मैंने बड़ी मुश्किल से मोहन सास को सुलाया है। वो बहुत थका हुआ था, और उस बार शारदा ने इसरार किया कि वो मेरी नींद खराब नहीं करेगी, बल्कि निगाहबानी करती रहेगी। वो कहना चाहती होगी कि वो मेरे सराहने बैठी रहेगी और मेरे बालों में उंगलियां फेरती रहेगी, मगर विनेश से न कह सकी। और विनेश ने 25 उधर करके उसे रोक दिया। और जब किसी के आने का शुबा नहीं रहा और राहदारी में तेज़ सीटियों के फानूस बुझा दिए गए, तो विनेश चंद्र ने मुझे इशारा किया कि मैं फ़ोन पर रीता से रब्ता कायम करूं। उसने अपनी अजीम शान ख्वाबगाह मेरे हवाले कर दी और ख़ुद रात गुजारने के लिए वो कमरा मुंतखब किया जहां अमूमन मैं अपनी तन्हाइयाँ बसर करता था। दिल कुछ धड़कने लगा था। धीमी रोशनियाँ, माहौल में बहती हुई मौसीकी की मौजें, ये खिलवत और किसी के आने का यकीन हो तो दिल की यही हालत हो जाती है। जब तक मैंने रीता को फ़ोन नहीं किया, विनेश मेरे करीब ही बैठा रहा। और जब कुछ देर बाद दरवाजे पर उसकी आने की आहट हुई तो वह मेरे गाल की चुटकी भरता हुआ अंदर चला गया। और कुछ देर बाद वो परिछम से उतरी और मैं उसे दंग देखकर दंग रह गया। और उसके कमाली नफासत से अपना अंग्रेज़ बदन एक मरसा साड़ी में छुपा रखा था, एक रंग साड़ी का और दूसरा उसके बदन का, जैसे शराब बलोरी सुराही में डाल दी गई हो। और उस पर उसका वो शर्माया सुकड़ा सा वालहाना अंदाज, वो चेहरे पर फूटती हुई सुर्खियाँ, इंग्लिस्तान की मखमल, समुंदर पार का जादू। साड़ी में उसका बदन कुछ और उभर कर आया था और मैं ठीक उसे देखता रहा। ये तुम हो? और मैंने हैरत से कहा। वो मुझे हाथ जोड़कर नमस्कार कर रही थी। मैंने लपक कर उसके जुड़े हुए हाथ अपने हाथों में बंद कर लिए और वो एक आली शान तमकना से मुस्कुराती रही। एक मुकम्मल लड़की मेरे सामने खड़ी थी। शादाब लबालब छलकने की देर थी। पहले तो मैं वर्जीदगी से उसका जायज़ा लेता रहा और फिर मैंने बेख्तियार उसके सुर्ख नाजक कलाइयों के हार अपनी गर्दन में डाल लिए और उसे अपने जंजीरों में बेतहाशा जकड़ लिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस गहरी गहरी सांसें लेती रही। और उसके सीने का समुंदर गरजता शोर मचाता रहा और मैं तो बनूर में फंस गया था। मैं तो रूदबार की गुर्दाब में आ गया था। हमें सिर्फ चंद कदम चल कर सोफे पर बैठने और ख्वाबगाह में जाने की हिम्मत भी नहीं हुई। और उसके आने से पहले उस महम सर करने का बाकायदा मंसूबा मेरे ज़हन में समाया हुआ था। वो मुझे एक ऊंची पहाड़ी मालूम हुई और जिसे सर करने के दौरान मैं कोहे पीमा ऊपर चढ़ते हैं और शाम होने के करीब किसी मुनासिब जगह खैमा लगा लेते हैं और दूसरे दिन सुबह फिर मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। उसके आने से पहले शौर की ये हालत थी, लेकिन उसने आते ही सब कुछ छीन लिया। किसी बात का होश नहीं रहा। वो तो आते ही मुझे जरकंद में सरबह फलक चोटी पर ले गई और मुझसे मेरा इख्तियार छीन लिया। अंग्रेज़ों में यही खूबी होती है, वो जहाँ जाते हैं इख्तियार छीन लेते हैं। प्रोफेसर और उसने मेरे सीने में सरगोशी की। मुझे बेहद अफसोस है कि मैं तुमसे करीब नहीं रह सका। और मैंने रवां अंग्रेज़ी और पुरजोश लहजे में कहा, मैं सोच रही थी कि शायद आज भी तुमसे ना मिल सकूं और मैं तुम्हारे लिए उस दिन का इंतज़ार कर रही थी। उसका गुंचा खिला जा रहा था, सारा बदन लहलहा रहा था। अगर ऐसा ना होता तो मैं नकब लगाकर तुम्हारे कमरे में आ जाता। ओह प्रोफेसर, वो बेकरारी से बोली, यकीनन तुम ऐसा कर लेते। आज तुमने अपनी गैर मामूली ताकत का हैरत अंगेज़ मुजाहरा किया है। तुम कुछ भी कर सकते हो। वो तो एक शोभा था और मैं उसे विनय चंद्र की ख्वाबगाह में ले आया। और ये मेरे दोस्त राजकुमार विनय चंद्र की ख्वाबगाह है। राजकुमार कहाँ हैं? वो इधर उधर नज़रें घुमाते हुए बोली। राजकुमार हमसे छुप गए हैं, मैंने शिकस्तगी से जवाब दिया। रीता, तुमसे बातें बाद में होंगी, पहले मुझे ये बताओ कि कल रात तुम मुझसे क्या कहना चाहती थी। हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब होकर कोने पर रखे हुए सोफे पर बैठ गए थे और मैंने उसका सर अपने दिल पर रख लिया था। मुझे अफसोस है, लेकिन तुम्हें बताना ज़रूरी है। वो उदासी से बोली, मेरे साथ जो निगरान अमला आया है उसमें ब्रिटिश इंटेलिजेंस के आला अफसर भी मौजूद हैं। अच्छा, और मैंने अपनी हैरत न छुपा सका। और उनके आने का मकसद क्या है?
वही सियासी अगराज जिनसे मुझे नफरत है। उसने कहा कि पहले मेजर रॉबर्ट की गुमशुदगी पर उन्हें शुबा था कि उसे रियासत के किसी खानदान ने अगवा किया है। अब सुबह मालूम हुआ कि वो कत्ल कर दिया गया है और सूरत हाल संगीन हो गई है। वो हक़ैक़ जानने के लिए बेताब हैं। मुझे सर्दी से महसूस हुई और फिर भी मैंने संभल कर कहा, बेशक उन्हें ऐसा करना चाहिए। मेजर कोई मामूली शख्स तो नहीं था। होगा, मैं इस मसले पर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकती। मैं तो यहाँ तुम्हें देखने आई हूँ, तो मुझे गौर से देखो। और मैंने उसे समेट कर कहा, और उसे ज़्यादा खरीदना मुनासिब नहीं था। मैंने इंतशार में उसका बदन खरीदना शुरू कर दिया और उसके चेहरे की तमाम चीज़ें दिलकश थीं। तुरशी हुई आँखें, लबरेज होंठ, रंगीन पेशानी, तलवार आबरू, और मेरी अंगुलियाँ उसके चेहरे पर तड़पने लगी और उसके सुलगते हुए होंठ लर्ज रहे थे। उसी लम्हे फ़ोन की घंटी बजी और ये विनेश के ख्वाबगाह का फ़ोन था और मुझे रिसीवर उठाते हुए झिझक हुई, लेकिन ये ख्याल आने पर कि विनेश चंद्र ही दूसरे कमरे से शरारत कर रहा होगा। मैं रीता के कमरे में हाथ डाले उसे फ़ोन तक ले आया। हेलो, मैंने डूबी हुई आवाज़ में कहा। कौन? दूसरी तरफ से एक मुतरन्नम आवाज़ आई, विनेश। नहीं, वो तशरीफ़ नहीं रखते। मैंने शाइस्तगी से कहा, मैं मोहन दास, उनका मुलाजिम बोल रहा हूँ। आपका शुभ नाम? मोहन दास। आवाज़ से अचानक अस्तराब नुमाया हुआ। मोहन दास, और प्रोफेसर ज़ाहदी तुम कहाँ हो? जी, मैंने तज्जब से कहा, मैं मोहन दास हूँ। ओहो, वो मचल कर बोली, हम ऐसे कम फहम भी नहीं हैं। आप कौन हैं? मैंने हैरानी से पूछा। हम कमल हैं। और फ़ोन मेरे हाथ से गिरते गिरते रह गया। फ़ोन मेरे हाथ से गिरते गिरते बचा। जिस समय अचानक बिजली से चमक पड़ी, ज़ुबान सुन हो गई और मैंने मजबूती से रिसीवर पकड़ने की कोशिश की और सटपटाई हुई आवाज़ में कहा, कमल? कौन कमल? मेरे पसो पेश पर वो लतीफ़े अंदाज में खिलखिलाकर हंसने लगी। माफ़ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने एक लम्हाती वक्फे के तज़बज़ब के बाद कहा, सोच लीजिए प्रोफेसर, आप क्या कह रहे हैं? शायद आपको गलतफहमी हुई है। मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ। राजकुमार विनय चंद्र का ख़ास मुलाजिम मोहन दास हूँ। और मैंने जुज़बुज़ होकर कहा, गलतफहमी पहले हुई थी, सिर्फ एक बार, लेकिन जब आपको दूसरे रूप में देखा तो सारा शक दूर हो गया। ये बताइए प्रोफेसर कि आप हमारे यहाँ दोबारा क्यों नहीं आए? वो अपनी आवाज़ की मुतरन्नम घंटियों के दरमियान बोली। जी, मैंने हैरानी का इज़हार किया, मैं मोहन दास हूँ। आपको इसी पर इसरार है तो चलिए यही सही, हम मोहन दास साहब से मुखातब हैं। उसने तमक्कुन से कहा, उस दिन आपको रास्ते में देखा, सवारी रोकी, लेकिन आप ना जाने कहाँ रुपोश हो गए। दरमियान में कई मरतबा आपसे राब्ता कायम करने की कोशिश की, फ़ोन पर भी आपसे मुलाकात ना हो सकी। हम आपका इंतज़ार करते रहे। यकीन कीजिए, आपसे दोबारा मिलने की ख्वाहिश कई बार बेदार हुई। जनाब, मैंने घबरा कर कहा, मैं आप तकल्लुफ़ छोड़िए। उसने मेरा जुमला उचक लिया, हम पर इत्माद कीजिए, हम इजाज़त के बगैर पर्दे नहीं हटाते। सुनिए, महाराजा भी कई मरतबा आपको याद कर चुके हैं। किसी दिन ज़हमत कीजिए। ज़रूरी नहीं कि यहाँ आने के लिए आप राजकुमार की रफ़ाकती का इंतज़ार करें। आपको दरवाजे खुले हुए मिलेंगे, या फिर हमें दावत दीजिए। आप बसरो चश्म तशरीफ़ लाइए, मैंने पिसपाई से कहा। लेकिन आपसे वहाँ बात क्या हो सकेगी? जी, मैंने हिचकिचाहट से कहा और नीची आवाज़ में पूछा, महाराजा कैसे हैं? असल में आपके यहाँ आते आते खासा डर लगता है, और हमें यहाँ रहते हुए महाराजा भी इन दिनों कुछ मुतफक्कर नज़र आते हैं। मुमकिन है कि आपकी आमद उनके लिए खुशगवार साबित हो सके। जी, मैंने महज़ब अंदाज में कहा, मैं हाज़िरी की कोशिश करूँगा। बस आपका जिक्र सुनते रहते हैं। क्या दिलचस्प बात हुई, आज खुद आपने फ़ोन उठा लिया। वो शादाबी से बोली। मुसर्रत उसके लहजे से छलक पड़ रही थी। आप इस वक्त मसरूफ़ होंगे। मुझे अचानक रीता का ख्याल आया। वो मेरे पहले से चिमटी हुई थी और उसका सुर्ख चेहरा अस्तराब से तमतमा रहा था। मैंने गैर इख्तियारी तौर पर उसकी कमर में अपने बाजू का हल्का तंग कर दिया और उसके गुदाज ने शरबत का काम किया और उसने मेरे कंधे पर सर रख दिया था। वो इस बेमौका मदाखलत पर बरहम से नज़र आ रही थी। वो बार बार तजस्सुस से सर उठाकर देखती। ये फ़ोन इस कदर गैर मतवक्का था कि मुझे उसकी मौजूदगी का होश ही ना रहा। रीता हिंदुस्तानों से नावाकिफ़ थी, मगर मेरी ज़ुबान पर कई मरतबा कमल, प्रोफेसर, मोहनदास और महाराजा का जिक्र आया था। मेरी परेशानी पर टेढ़ी मेरी लकीरें उभरी थी और ज़ुबान लड़खड़ाई थी। ये सब उसके लिए तहैयर का सबब था। रफ्ता रफ्ता मेरे असाब मामूल पर आ गए। ये रियासत राजेपुर की राजकुमारी कमल का फ़ोन था और वह मुझसे जिस लहजे में मुखातब थी, उसमें गिरदो पेश का होश कहाँ रहता है। मैंने उसे अपनी शायरी की दाद और अपने इल्म की संत समझा और रीता की तशवीश दूर करने के लिए उसे खुद से करीब कर लिया। जवाब देने में देर लगी तो फ़ोन पर कमल की गमगीन आवाज़ उभरी, शायद हम मखल हुए।
नहीं नहीं, मैंने तेजी से तरवीद की, मैं मसरूफ़ नहीं था। इत्तेफाक से यहाँ राजकुमार की ख्वाबगाह से गुजर हुआ तो आपका फ़ोन आ गया। आप एक हैरान कौन शख्स हैं, वो इश्तियाक से बोली, और आपके बारे में जितना सोचिए हैरत बढ़ती जाती है। इसका बेहतरीन हल ये है कि सोचना तर्क कर दीजिए। ये दुनिया बहुत अजीब है, कहाँ तक और किन किन बातों पर सोचिएगा, थक जाइएगा। अब सच कहते हैं, हम उन लोगों से बात करने को तरस गए हैं। सुना है कि आपके यहाँ तो एक शानदार लाइब्रेरी है, लेकिन किताबों ने मसले कहाँ हल किए हैं। किताबें हमेशा एक तरह की दूरी बरकरार रखती हैं। फिर भी इस खराबे में उसका दम गनीमत है। रीता कसमसाने लगी थी। लफ्ज़ों में एहतियात भी एक वक़्त तलब काम है और मैंने जल्द ही अपने आप को संभाल लिया था, लेकिन मेरे पास रीता मौजूद थी। इधर एहतियात का ख्याल रखता था और उधर उसका दामन छूट जाता। राजकुमार के लिए कोई पैगाम, मैंने झिझक कर कहा। नहीं, वो धीमे लहजे में बोली। उन्हें यह पैगाम देना था कि उन्होंने अपने हैरत अंगेज दोस्त को कहाँ छुपा रखा था। ओह, मैंने मुस्कुरा कर कहा। देखिए, आपको फिर गलतफहमी हुई है प्रोफेसर, वो राज़दाराना अंदाज में बोली। हम आपके मुंतज़िर रहेंगे। बाज़ औक़ात अपनी समात मशकूक मालूम होती है और हमारे साथ भी यही होता है। करीब था कि रीता क्रेडल पर हाथ रखकर फ़ोन बंद कर देती। हालांकि अंग्रेज़ उसे बदतमीज़ नहीं होते, मगर शुक्र है कि कंवल ने खुद ही सिलसिला मुंतक़े कर दिया और मैं रिसीवर हाथ में लिए गुमसुम खड़ा रहा। जिस्म पर एक सनसनी सी तारी थी। राजकुमारी का वो शाहाना अंदाज, वह खनखनाता हुआ लहजा, वो आसमानी तखातब, कमल का सरापा मेरी आंखों में लहरा रहा था। राजमहल की इमारत जितनी पुरशिकवा थी, राजमहल की दीवारें, मुजस्मे, तस्वीरें और साजो सामान जितना नादर था, उतनी ही नादर कमल का सरापा था। वो राजमहल की आलीशान ऐवानों से पूरी मुनासबत रखती थी। इतनी दिलकश लड़की उन्हीं महलों में पैदा होनी चाहिए थी। इस दुनिया का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इमारतें अपने मकीनों से मुताबिकत नहीं रखती, सिर्फ कहीं कहीं ऐसा होता है। रीता ने मुझे झंझोड़ा और मैं ख्याबो ख्याल की तिरसमाती दुनिया से वीने चंद्र की ख्वाबगाह में वापस लौट आया और मुझे एहसास हुआ कि मेरे पहलू में कौन है। मेरे पहलू में राजेपुर के अंग्रेज़ ऑफिसर इन कमांड की साहबजादी रीता मौजूद थी, जो सिर्फ मेरी छावनी से प्रकाश बूंद तक कशा कशा चली आई थी। कौन था? और उसने अपना चमकता हुआ चेहरा मेरी आंखों के मुकाबले करके बेकरारी से पूछा। कौन हो सकता है? मैंने ख्वाबीदा लहजे में पूछा। गालिबन राजकुमारी कमल, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने उसकी जहानत की दाद के तौर पर उसके शुहाबी रुखसार चूम लिए। वो नहीं थी, पहचानो तो जाने। फिर मैं नहीं जानती, तुम कुछ घबराए मालूम होते हो। शायद किसी को और को भी इल्म हो गया है कि तुम मोहनदास के अलावा एक प्रोफेसर भी हो, वो मैंने खेद लहजे में बोली। हाँ, मैंने सर हिलाकर कहा। मैं उरिया हो रहा हूँ और पहले मैं भी यही समझा था कि राजकुमारी कमल है, लेकिन वो एक और लड़की थी जिसे मेरे बारे में ना जाने कहाँ से बहुत कुछ मालूम हो गया है। लड़कियाँ तुम्हारे मुतल्लिक़ जानने की जस्तजू में रहती होंगी। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा कद, तुम्हारे कितने दिलनशी और वजी आदमी हो, और मैं जब ये सोचती हूँ कि तो तुम कुछ अजनबी से नज़र आते हो। ये तुम क्या कह रही हो? और मैंने आंखें पिटपटाते हुए कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। ये जुमला मैंने पहले भी कहीं सुना था और उसकी आंखें भीगी हुई थीं। मैंने चंद फुट पीछे हटकर उसे गौर से देखना शुरू किया और उसके बदन के सुर्ख रंग फूट पड़ा था, जैसे शीशे के बदन में खून ही खून भर दिया गया हो। और मेरी इस गैर मामूली इक़दाम पर वह शर्मा सी गई। क्या देख रहे हो? वो हैरानी से बोली। तुम्हें देख रहा हूँ, बस इसी तरह खड़ी रहो। नहीं, मुझे इस तरह मत देखो, वो मुर्तअश आवाज़ में बोली। क्यों? मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह सकती, मुझे सहारे की ज़रूरत महसूस होती है। वो गिरती हुई मेरे सीने पर ढेर हो गई। प्रोफेसर, तुम बहुत ख़तरनाक आदमी हो। मैंने उसे अपने बाजू में बंद कर लिया और उसकी सांसें तेज़ तेज़ चल रही थी, जैसे वो कहीं से दूर से भागती हुई आई हो। और इस वक्त इंग्लिस्तान के दिल में कोई बुग़्ज़ नहीं था, वो बुरी तरह धड़क रहा था और एसार पर आमादा था। मेरे जिस्म में उसे खुद में शामिल कर लेने के लिए एक तूफ़ान उठा और वो मुझे एक बच्ची की तरह प्यारी और एक हरन की तरह मासूम लगी। किसी सफ़ेद बिल्ली की तरह उसे दबोचने को जी चाहा। उसने भी महसूस कर लिया था कि मेरे जिस्म से कैसी लपेटें उठ रही हैं, और ये बातें सभी महसूस कर लेते हैं। ऐसे लम्हों में हर शख्स हकीम बन जाता है और नबज़ देखे बगैर अंदर का हाल जान लेता है। उसके लिए इल्म और दनाई की ज़रूरत नहीं, बस जब कभी ऐसी सूरत-हाल पैदा होती है, जज़ब और गरेज़ के आलम में आसानी से सार किया जा सकता है। रीता जैसी रेशमी लड़की कहीं मौजूद हो और पूरी रात पड़ी हो, कमरे का दरवाज़ा बंद हो और इधर उधर खुश्क रंग पर्दे सरसरा रहे हों, दीवारों पर दुनिया के मशहूर मुसव्वरों की तस्वीरें तीखी नज़रों से देख रही हों, बिस्तरों कुर्सियों पर रेशम और गुदाद बिखरा हुआ हो, रोशनी मदम सुरों में राग अलाप रही हो तो बदन पिघलने लगता है।
پھر جذب میں آلودگی کہاں رہتی ہے؟ ایسے میں تو تمام کثافتیں کھرچ کر طاق پر رکھ دی جاتی ہیں۔ مگر یہ سب کچھ نہ ہوتا، یہ خوابناک حکومت نہ ہوتی، ہم صحرا میں بیٹھے ہوتے اور دھوپ سے ہمارے جسم جھلس رہے ہوتے، تب بھی یہی ہوتا۔ اس جذب کا سلسلہ تو دور تک جاتا ہے۔ یوں لوگ عارضی مفاہمتیں کر لیتے ہیں، جیسے شراب پی اور نشہ ختم ہوا تو جسم پر کپڑے نظر آنے لگے۔ اسی مثبت فضا نے آمادگی کی آگ کو ہوا دی۔ کمل نے مداخلت کر کے کچھ وقفے کے لیے یہ طلسم توڑ دیا تھا، مگر ریتا تو سرے بسر سموچی میرے سامنے تھی، اور اس کا بدن بکھر رہا تھا، سمٹ رہا تھا، اور اس کے بدن پر جگہ جگہ ساڑی کا نقاب پڑا ہوا تھا۔ انگریزی شراب ہندوستان کی آب و خورے میں ڈال دی گئی تھی، اور اس کے قرب میں اتنی تاثیر تھی کہ راجکماری کمل کی آواز کا تشنہ مانند پڑ گیا۔ ساڑی کی ہندوستانی چلمن میں وہ اور حسین اور طرح دار نظر آ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے دور ہٹ کر اس کا تفصیل سے مشاہدہ کیا، اور میں نے اس کا سبزہ زار بدن دیکھا۔ میں نے انگلستان کا اقبال دیکھا، انگلستان کا سورج سبھی نے دیکھا ہے، اور میں نے اس کا مہتاب دیکھا۔ اس وقت اس کی خوشنودی میرے پیش نظر نہیں تھی، مجھے اپنی خوشنودی مقصود تھی، اور وہ میرے سینے میں بسی ہوئی تھی، اور اس کے بدن کی کچی مٹی کی خوشبو۔ دماغ کا رشتہ زمین سے کٹ گیا تھا۔ ریتا، اور میں نے لرزتی ہوئی آواز میں اسے مخاطب کیا، واقعی تم اجنبیت کا شکوہ ہے؟ نہیں، اور میں نے اجنبیت کا لفظ غلط استعمال کیا تھا۔ میں کہنا یہ چاہتی تھی کہ ایک موہوم سا خوف ہونے لگتا ہے، اس لیے تم نے مجھے ایک خطرناک آدمی کا خطاب دیا۔ ہاں، شاید یوں ہی پروفیسر، میں محسوس کرتی ہوں کہ میں ایک ایسے عجائب خانے میں کھڑی ہوں جہاں ایک بت کے بہت سے طلبگار ہیں۔ ہر شخص اپنی بساط کے مطابق بولی لگا رہا ہے، اور یہ محض تمہارا خیال ہے۔ یوں کہو کہ ہر کوئی بھی بت مسمار کر دینا چاہتا ہے، ہر ایک کے ہاتھوں میں پستول، خنجر اور کدال ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسے محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں اس شاہکار کی تباہی کا اندیشہ گھلائے دے رہا ہے۔ ایسی صورت میں بت کیا کرے؟ ہر دروازے پر پہرا لگا ہوا ہے، مگر مجھے حیرت ہے کہ تم نے صرف ایک دن میں کیا کیا قیاس کر لیا، کیسے کیسے اندازے لگا لیے، اور تم نے کچھ زیادہ ہی محسوس کر لیا ہے۔ میں نے اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھیں اور لڑتی ہوئی آوازیں سنیں۔ پروفیسر، میں تمہیں ایک بات بتاؤں، وہ بے تابی سے بولی۔ میں نے ہندوستان کے بڑے تذکرے سنے تھے، پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں یہاں چلے آئی۔ میں نے کبھی ان سیاسی شعبدے بازیوں کا متعلق سوچا بھی نہ تھا۔ یہاں پرکاش بون میں میرا استقبال ایک ملکہ کی طرح کیا گیا۔ خود میری کوئی ذات نہیں تھی، میں انگریز کرنل کی بیٹی ہی رہی۔ کاش میں چھونی سے نہ آتی، کاش میری جلد کا رنگ مختلف ہوتا، اور میں تم سے کسی چوراہے پر ملتی اور یہ سب نہ دیکھتی۔ تمہارا ارادہ کیا ہے، اور تم نے اپنی گفتگو سے بے تدریج متاثر کرنے کی ٹھان لی ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ تم انگلستان کی ایک شوخ و شنگ لڑکی ہوگی جو اس قدر سنجیدہ نہیں ہو سکتی، لیکن تمہاری مٹی میں مشرق کا خمیر معلوم ہوتا ہے۔ شاید تم انگلستان میں غلطی سے پیدا ہو گئیں۔ یہ سچ ہے کہ لوگوں نے تمہارے قد کی پیمائش کرنل ہارڈنگ کے حوالے سے کی ہے، لیکن یہ ایک منطقی رد عمل ہے۔ میں تمہارا اعتماد بحال کرتا ہوں۔ تم اپنی ذات سے ایک بہت محترم، محبوب اور خوش نما لڑکی ہو، سمجھی؟ اور میں نے اسے گدگداتے ہوئے کہا، یقیناً تم نے میرا اعتماد بحال کیا ہے، لیکن تم نے اسے متزلزل بھی کیا ہے۔ تمہارے بارے میں یہاں عجیب عجیب چرچے ہیں، کچھ میرے کانوں میں بھی پہنچے ہیں، اور مجھے یہ سب کچھ بہت مذاق خیز معلوم ہوا، اور خیال آیا کہ تم بھی مجھے انگلستان کی ملکہ سمجھتے ہو۔ تم انگلستان، ایران، توران اور ہندوستان کی ملکہ ہو۔ ایک ملکہ اتنی ہی حسین ہو سکتی ہے، اتنی ہی ذہین، اتنی ہی حساس، اتنی ہی نرم و نازک اور اتنی ہی بے مثال۔ میں تم سے سب کچھ کہہ دینا چاہتی ہوں، اور تم ایک مصروف اور مشکل آدمی ہو۔ کسے معلوم پھر وقت ملے نہ ملے۔ یہاں حالات اتنی تیزی سے بدلتے ہیں کہ کل کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آج بہت انتظار کے بعد یہ رات آئی ہے، اور وہ افسردگی سے بولی۔ مجھے اس کی سنجیدگی پر حیرت ہوئی۔ یہ میری زندگی کی ایک یادگار رات ہے، اور میری زندگی کی پہلی رات۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میں انگلستان سے اسی رات کے حصول کے لیے آئی تھی۔ تم کچھ کہہ رہی تھی، اور میں نے اس کی زلفیں سنوارتے ہوئے کہا، میں بار بار بھول جاتی ہوں کہ تم نے بے ترتیبی دیکھی۔ میری بات میں کوئی نظم نہیں ہے، مجھے معاف کرتے جانا۔ میں کیا کہہ رہی تھی؟ تم گمان کر رہی ہو؟ ہاں، وہ سرد آہ بھر کر بولی۔ میں کہہ رہی تھی کہ تم اس گورکھ دھندے کے ایک کل پرزے معلوم ہوتے ہو، اور اس لیے مجھے ہول آتا ہے۔ میں خود کو بہت حقیر سمجھتی ہوں۔ سنو ریتا، اور میں اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا، کوئی شخص اپنے گرد و پیش سے علیحدہ کیسے رہ سکتا ہے؟ اور میں نے تو تمہیں ساری بات بتا دی تھی۔ جب تم ہندوستان نہیں آئی تھی تب بھی یہی حالات تھے، اور یہ حالات تو اس وقت سے ہیں جب سے انگریز ہندوستان آئے ہیں۔
बल्कि उससे भी पहले से हैं, और तुम्हें यहाँ रहते हुए कुछ दिन गुजर जाएंगे तो ये बातें नई महसूस नहीं होंगी। यहाँ तुम्हारा इस्तकबाल कर्नल हार्डिंग की साहबजादी के तौर पर किया गया है। तुम्हें इंग्लिस्तान का नुमाइंदा समझा गया और कोशिश की गई है कि मुगारत की दीवारें हट जाएं। ये कोई बुरी बात नहीं, इससे तुम्हारी ज़ात कहाँ मजरूह होती है, और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। क्या मेरी ये कोशिशें नहीं होगी कि मैं जिन लोगों से मुतल्लक़ हूँ और जिन असूलों पर एतकाद रखता हूँ उनकी सरफराजी की तमन्ना करूँ। अगर तुम यहाँ ना आती तब भी हमारी यही कोशिश होती। ये एक सानहा है, मगर जज्बों के साथ साथ ज़िंदगी का कारोबार भी चलता रहता है। बदकिस्मती से सूरत कुछ ऐसी पैदा हो गई है कि तुमने अपने दिल में अंदेशे पैदा कर लिए हैं। अपने करीबी के लोगों से दुख दर्द बयान किए जाते हैं और दुख दर्द बयान करने के लिए लोगों को करीब किया जाता है, लेकिन मेरा तुम्हारा मामला उससे मुस्तना है। मैं राजकुमार के साथ महाराजा की दावत में इस मकसद से नहीं गया था कि तुमसे मुलाकात हो जाएगी, और फिर तुमने मुझे कर्नल के इशारे पर फ़ोन नहीं किया। ये हादसा तो यूं ही सरजद हो गया। भला कल कौन पेशगोई कर सकता था कि एक रात आएगी जब इंग्लिस्तान के आसमान से एक परी उतरेगी और एक नहायत बेमाया शख्स की आगोश में तड़पेगी। रंग उसका लाल होगा, चेहरा उसका गुलाल होगा। वो हंसती है तो फूल झड़ते हैं और उसके रुखसारों में गड़ा सा पड़ जाता है। जन्नत की ये वादी बार बार उभरती है और गायब हो जाती है, और मैं अपने जवाब से खुद मुतमईन नहीं हुआ, और मैंने उसके शाने झंझोड़ते हुए कहा, बताओ मैं तुम्हारा इत्माद किस तरह वापस कर सकता हूँ। और नहीं प्रोफेसर, वो मेरे शाने पर अपना सर मारते हुए बोली, तुमने मेरी बात का ज़्यादा ही असर ले लिया, और तुमने अपने दलीलों में एक दलील नहीं दी कि मैं खुद तुम्हारी तरफ भागी हुई आई थी, मगर तुमने अपने बाजू फैलाने में खासी बुखल का मुजाहरा किया था। और तुम एक बलीग शख्स हो, एक जामिया और मुकम्मल शख्स, और तुम्हें इतनी खूबियाँ कहाँ से जमा हो गई। मैंने ये दलील इसलिए नहीं दी कि खुद मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक चोर छुपा हुआ था, और उस दिन दावत में तुम मुझे बहुत अच्छी लगी और तुम प्यार करने और सीने से लगाने को जी चाहा था। और मैंने ये दलील इसलिए नहीं दी कि उसमें एक फरियाद सी महसूस होती, एक एहतजाज, और तुम कर्नल हार्डिंग की बेटी होना, और ये तुम्हारी एक एक्स्ट्रा खूबी है। बिलाशुबा ये एहसास तमानियत पहुँचाता है कि तुम एक बड़े अंग्रेज़ अफसर की बेटी हो। तुम्हारी कुर्बत में अमान है, और ये एक दो आदशा है, मगर जुदू है, कल नहीं है। मैं पूछता हूँ कि क्या तुम्हें अपने बादलों की गुदात पर यकीन नहीं? तुम्हारे लब फड़क रहे थे, और तुम एक शानदार दरख्त हो जो ज़रख़े ज़मीन पर उगा हुआ है। क्या कोई तुम्हें देखकर सरसरी से गुजर सकता है? क्या तुम्हें अपनी शख्सी खूबियों का इरफान नहीं? और तुमने अपने आप को इस कदर कमज़ोर क्यों समझा? प्रोफेसर, और उसने मेरे हाथ चूम लिए, और तुम में बयान की बेपनाह क़ुव्वत है। तुम हर किसी को ज़िच कर देते हो, और मैं अपने खौफ का इज़हार नहीं कर सकी। देखो ना, वो अटक अटक कर बोली, मैंने तुम्हारे मुतल्लिक़ कितना सोचा होगा, बहुत ज़्यादा सोचा होगा। जितना मैंने सोचा उतना ही मुझ पर मायूसी का गलबा होने लगा। मैं परेशान हो गई, और मैं तुम्हारा मामला सुलझाने के बजाय और उलझा बैठी। सुनो, मेरा दिल कहता है कि तुम्हें कहीं बंद कर दूं, और मैं तुम्हें किसी कमरे में बंद कर दूं, ताकि तुम बलाओं से महफूज हो जाओ और तुम पर किसी और की नज़र ना पड़ सके। ओह रीता, और मैंने अपना सर उसकी आगोश में डुबो दिया। मेरे लहजे में नामालूम कहाँ से दर्द सिमट आया। वाकई मुझे कहीं बंद कर दो, मुझ पर ताला लगा दो, मेरी बेनाई और गोयाई सलब कर लो। मेरे मुतल्लिक़ इतना मत सोचो और मुझ में इतना मत डूबो। मेरे किनारे मादूम हैं और मेरे चारों तरफ भूत रहते हैं। गोलियों की आवाज़ों से मेरे कान ज़ख्मी हो चुके हैं। जहाँ से आई हो वापस चले जाओ, और ये ज़मीन तुम्हें रास नहीं आएगी। तुम्हें इंग्लिस्तान की और लड़कियों की तरह होशमंदी का सबूत देना चाहिए। तुम एक ज़हीन और हिसास लड़की हो, और तुम्हें अपने ज़ियाँ की फ़िक्र करनी चाहिए। मैं अपने माजी की उलझनों से कम टीढ़ हूँ, और तुम अपनी पेश रो की तकलीद करो। मेरी दीवार का साया बहुत बेएतबार है। ये दीवार किसी भी लम्हे गिर पड़ेगी। बेहतर है कि कोई और रास्ता तलाश कर लिया जाए। तुम इतना एलोरा की नक्काशी देखो, ताजमहल देखो, आगरे का किला देखो, टैक्सला में बुद्धों के अजीम खानका देखो, बनारस की सुबह और ऊद की शाम देखो, बंगाल की जुल्फ़ और कश्मीर की आँख देखो, पंजाब का हुस्न, लखनऊ की ताजगी देखो। हिंदुस्तान में बड़ी अजीब अजीब चीज़ें देखने को पड़ी हैं। मेरे तय खाने में तो बड़े जाले हैं, बिच्छू और सांप है और अंधेरे हैं, और तुम तो ख़त्म हो जाओगी। मैंने अपनी ज़ुबान बंद की तो कमरे में गहरी खामोशी छा गई, और मैं उसके रद्द अमल का इंतज़ार करता रहा। देर तक उसकी सांसों की आवाज़ के सिवा कोई आवाज़ नहीं आई, और आखिर मैंने उसके गोश्त से सर उबारा और उसकी आंखें देखकर हैरतज़दा रह गया। अफीसर इन कमांड की बुलंद दुख्तर साहबजादी रो रही थी, अंग्रेज़ रो रहा था। हिंदुस्तानियों को ये मंजर कम ही देखने को नसीब हुए होंगे।
मेरा दिल लरजने लगा और मैंने उसे एहतियात से उठाकर वीनस चंद्र के बिस्तर पर रख दिया और उसके बदन में बोझ नहीं था, वो फूलों की गठरी थी। और फिर मैंने मसहरी से सर टिकाकर उसे खुद पर बिखरार दिया और बेड स्विच दबाकर रोशनियाँ और कम कर दी। वो तो कुछ भी नहीं जानती थी और जानने की कोशिश भी नहीं करती थी। और मैंने उसे राजेपुर की बलाखेज़ कहानी सुनानी शुरू की और उसके बाप ने उसे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हिकमत की तालीम दी होगी और बताया होगा कि हिंदुस्तानियों से किस लहजे में बात करनी चाहिए। शायद उस पर उस तालीम का असर मरतब नहीं हो सका। वो गीत सुनना चाहती थी, गुलस्तान में तितली बनकर कली कली उड़ना चाहती थी और उसने कुछ सोचा ही नहीं था। वो अपने मजाज के एतबार से एक अलग लड़की थी। यही लड़की जो ख्वाब देखती है, जो ज़िद करती है और धुएं में मचाती रहती है और जिसका दिल शीशा होता है और ज़रा सी तेज़ से चकनाचूर हो जाता है। कर्नल ने कैसी लड़की पैदा की थी और मैं उस रात मुझे उसे बहुत नज़दीक से देखने का मौका मिला। मुमकिन है कि कर्नल ने उसे इसी मकसद से भेजा हो कि देखो अंग्रेज़ भी आदमी होते हैं। वो मेरी रूदात तवज्जो से सुनती रही। सब कुछ उसके लिए नया था, मैं नया था। ज़िंदगी की ये रात नई थी और उसकी बेचैनी इस अमर की गमाज थी कि उसके इस कदर करीब को भी कोई नहीं हुआ होगा और उसकी आंखों में डोरे पड़ जाते थे। वो फाख्ता की तरह फड़कती और पारे की तरह थरकती थी। तुमने सुना और मैंने क्या कहा? और मैंने बेकाबू लहजे में पूछा। हाँ, वो एक तवील खामोशी के बाद सर्द आह भरकर बोली, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकती हूँ। कुछ नहीं, बस दुआ करती रहो। और मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि तुम कर्नल के हजूर प्रकाश बूंद की सिफारिश करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मेरी ज़ुबान पर ये लफ्ज़ कभी नहीं आएंगे और उस गुफ्तगू का मकसद भी ये नहीं था कि तुमसे बिल वास्ता तौर पर यह गुजारिश की जाए। हाँ, मैं इसका एतराफ़ करता हूँ कि इब्तदा के बाद नाकस लम्हों में ऐसा आलूदा ख्याल मेरे ज़हन में आया था, लेकिन तुम तो एक और ही लड़की निकली और तुमने तो मुझे पाको साफ़ कर दिया। मैं तुमसे अपना तल्लक का इस्तेहसाल नहीं करूँगा। तुम इत्मीनान कर सकती हो कि तुम्हारी ज़ात मेरे लिए एक अकाई कैफियत रखती है। मैं तुमसे अलहदा तौर पर शनाख्त करता हूँ और तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो और उसने मेरी नाक पकड़ ली। अब कोई बात नहीं होगी और तुमने एक मुश्किल मैदान में कदम रखा है तो उसके तौर भी सीखो। धूप में बैठोगी तो पसीना ज़रूर आएगा, रंग भी काला होगा। ज़िंदगी की आसाइशें इस आसानी से मिल जाया करती तो लोग जन्नत की तमन्ना ना किया करते। रेगोज़ार में गर्दों का तूफ़ान भी आएगा और हल्क में कांटे भी पड़ जाएंगे। हिम्मत नहीं है तो बस दूर से देखकर वापस हो जाओ, वरना फिर जिस्मो जान से बेनियाज होकर मस्ताना वार चलती चलो। आने वाली ज़िंदगी तारीकी में अटी हुई है, जो गुजर गई वो भी तारीकी में डूब गई है। जो मौजूद है वो रोशनी का एक झमाका है। लोग आरज़ुओं के चिराग जलाकर ज़िंदा रहते हैं। समझ में नहीं आया कि अंग्रेज़ की बच्ची अब कोई बात नहीं हो गई, कि अब और कोई तशवीशनाक बात रह गई है। जो कबीदगी है वो ज़हन से निकाल दो। नहीं, अब कोई बात नहीं रह गई। जमा तफरी करके सिर्फ तुम ही निकले और मैं आरज़ुओं के चिराग जलाऊंगी। लाओ अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो, इन्हें काट कर रख लो। मैंने कहा। उसने गर्म जोशी से मेरे हाथ पकड़ लिए। प्रोफेसर, मैंने हिंदुस्तान सर कर लिया है। तुमने हिंदुस्तान तो पहले ही फतह किया हुआ है। खुशी तो मुझे है कि मैंने इंग्लिस्तान फतेह कर लिया। नहीं, पेशकदमी मैंने की थी। अब तुम खामोश हो जाओ। बातें करते करते मेरा गला खुश्क हो गया है। इजाज़त है मैं अपना हल्क तर कर लूँ। उसने मेज़ पर रखी हुई सुराही उठाने के लिए उठना चाहा तो मैंने उसे उठने नहीं दिया। इसकी ज़रूरत नहीं। और मैंने उसे नोचते हुए कहा, राज तो यहाँ मौजूद है। ये कहते हुए मैंने उसके सुलगते हुए होंठों पर उंगली से दस्तक दी, जैसे अभी शहद टपक पड़ेगा और उसके लब फड़फड़ाने लगे। वो शर्मा गई। उसके होंठों में आबे हयात मौजूद था। वो शक्कर की तरह मेरे खुश्क देन में घुल गए। सब कुछ बेतरतीब हो गया। सांसें, बदन, लिबास, होश। ऐसी बेखबरी हुई कि वक़्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ। ऐसी प्युस्तगी, ऐसा इंतज़ाम, ऐसी हिमा जानी जैसे आज के बाद कल का दिन तलू नहीं होगा। ज़िंदगी आज के बाद मर जाएगी। जो समेटना है अभी समेट लिया जाए, जैसे सदियों के फ़राक़ के बाद कोई मिले। ऐसी आग भड़की, इतने बड़े बड़े शोले उठे कि सब कुछ जलकर खाक हो जाता, मगर मैंने उसे जलने नहीं दिया। तेज़ हवा में उसका लिबास जगह जगह से उड़ा जा रहा था और मैंने उसे उसके बदन पर रहने दिया, यहाँ तक कि सुबह करीब आने लगी। और इस दौरान में कितने ही लम्हे ऐसे आए जहाँ से वापस आना सख्त मुश्किल था। वो एक कली लड़की थी और मैं बस उसके खुशबू सूंघता रहा और वो यूं ही बरकरार रही, यूं ही शादाब और शाख पर खिलती मुस्कुराती हुई। जब सरे शब वो यहाँ आई थी और मैंने
एक खूबसूरत साड़ी में उसका कुंदन सरापा देखा था तो मेरे कदम डगमगाने लगे थे। और फिर ना जाने क्या हुआ, शायद उसकी वजह ये थी कि उसने बड़ी उदास और बहुत नाजुक बातें की थी और सुबह तक वह मुझसे समाई रही, टूट टूट कर अपना इजहार करती रही। फिर मुर्गाने शहर ने बांग देकर हमें बेदार कर दिया। वो जब बिस्तर से उठी तो उसकी आंखों में मंजर अजीब था और मैं उसे अपने शाने पर बिठाए हुए मुलाकाती कमरे में लाया। उसकी साड़ी मुंतशिर हो गई थी। अभी अंधेरा था और वह खामोशी से राहदारी में चंद कदम का फासला तय करके अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हो सकती थी, मगर उसका जाने को जी नहीं चाहा और वह मेरी मखमूर निगाहों से उसे देखती रही, बार बार गले से लिपट जाती। मुझे यकीन था कि यह सरशारी उस वक़्त से मुख्तलिफ है जब उसका गंचा चटक जाता और मैं उसके बदन पर जगह जगह चिराग जला दिए थे। मैंने उसके नरमो नाजुक अज़ा में राग भर दिए। दरवाजे पर वो सीमी बदन बेअख्तियार एक बार फिर मेरे सीने से आ लगी। ता देर मुझ में जज़ब होने की कोशिश करती रही। जाओ रीता, रोशनी फैलने वाली है। और मैंने कपकपाती हुई आवाज़ में कहा, प्रोफेसर तुम एक बहुत बड़े आदमी हो, मुझे यकीन दिलाओ कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। वो रिक्कत से बोली, पागल। और मैंने उसकी जुल्फ़ें खींचते हुए कहा। उसने बढ़कर मेरी पेशानी को बोसा दिया और थरथराती हुई तेज़ी से बाहर निकल गई। मैंने सर बाहर निकाल कर देखा, राहदारी में सन्नाटा छाया हुआ था और जब मैंने इत्मीनान कर लिया कि वह अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हो गई है तो मैं बेतहाशा मुलाकाती कमरे के सोफे पर गिर गया और मेरा रुमा रुमा लर्ज रहा था और जिससे मैं टी से उठ रही थी और वह जाने के बाद भी मौजूद रही और मैं उसके नशे में डूबा रहा। मुझे खबर ही ना हुई कि वीनस चंद्र कब से मेरे सरहाने खड़ा मुझे तक रहा है, किस ख्याल में गुम हो। और उसने चुपके से कहा और मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। मुझे उससे आंखें मिलाते हुए जीप सी होने लगी। वो मुस्कुरा रहा था। कहो, इंग्लिस्तान की ज़मीन पसंद आई? और उसने करीब बैठे हुए मेरी चुटकी ली। अरे तुम तो बाकायदा शर्मा रहे हो, रात कैसी गुजरी? विनश बाबू, मैं सर झुकाए झुकाए उससे बगलगीर हो गया। तुम्हारे जिस्म से अजीब मस्त कर देने वाली खुशबू आ रही है, तलछट। और मैंने उसकी छाती पर ज़ोर से सर मार दिया और वह खिलखिला पड़ा और मुझे गुदगुदाने लगा। मैं इधर उधर फिरकी की तरह घूमने लगा। झूठ बोला तो तुम्हारी ज़ुबान काली हो जाएगी। अब सुकून से किसी जजे के बगैर एक बात बताओ। क्या बताऊं? और मैंने बरहमी से कहा, रात का फसाना यकीनन एक पुरलतफ कहानी होगी। वो आई और चली गई और मैंने शौकी से जवाब दिया, बस यही। ठीक है, मत बताओ। वो नागवारी से बोला। नाराज़ हो गए? बताता हूँ जनाब। और मैंने एक लंबी सांस खींच कर कहा, वो तो अजीब लड़की निकली। मैं बात करते हुए उसके तस्वर में गुम हो गया और छत तकते हुए रीता के मुतल्लिक़ अपने तासरात बयान करने लगा। रात जब मैंने खुद को रीता के गोश में गुम कर दिया था तो मुझे वीनस चंद्र का ख्याल आया था कि सुबह ही सुबह एक कैफियत का हाल उसे बताना होगा। वही हुआ जिसका डर था। अच्छे शेर की तशरीह कितनी मुश्किल होती है। लतीफ़ एहसासात के बयान के लिए लफ्ज़ ही आजाद नहीं हुए। जो महसूस किया जाता है, अगर उसे ये तमाम कमाल लफ्ज़ों में मुंतकिल कर दिया जाए तो एक शाहकार बयान वजूद में आ जाए, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई ये कहे कि नशे का किस्सा बयान करो, फूल में किस किस्म की खुशबू थी, राग ने दिल को ज़ख्मी किया। वीनस को सिर्फ ये मालूम था कि वो रात को आई थी और सुबह सवेरे चली गई। दरमियान में पूरी एक रात का फासला था। जो बातें रात को उसके आने से पहले महसूस की गई थी, उसके जाने के बाद उनमें बड़ा फ़र्क हो गया था। वो सहेलियां जो सुबह अपनी सहेली के अरूसी शब का अफसाना कुरीद कुरीद कर पूछती हैं, उन्हें हमेशा एक तशंगी महसूस होती है कि उनकी सहेली कुछ छुपा रही है और उनकी सहेली क्या बताए। एक रात गुजर गई है। एक रात में एक शख्स दम से नहा खाना दिल में उतर गया और जो रगे सहेलियों की शोखियों की दस्तबर्द में नहीं आई थी, उसने उन्हें छेड़ कर बदन झंझना दिया। उसने बुरी तरह शर्मा दिया था और एक रात में इतना बड़ा फैसला तय कर लिया गया कि सब पीछे रह गए। विनश का ख्याल होगा कि मैं रीता के मतलब एक हकीकत पसंदाना गुफ्तगू करूँगा। मैं कहूँगा कि मैंने छावनी पर कब्ज़ा कर लिया। मैंने कर्नल हार्डिंग के दिल में नशस्त जमा ली। मैंने एक मुहिम सैर कर ली, मगर मैं तो उससे कुछ और ही कह रहा था। मैं अपनी बसात के मुताबिक रीता के चमनजार का दिलकश मंजर बयान कर रहा था। मैं उसके जमाल के औसाफ शुमार कर रहा था और एक रात की दीवार के पार आकर मुझे ये बात बहुत पूछ लग रही थी कि मैं उसके बदन के एहतराम का ख्याल न रखूं और उसे रुसवा करूं, चाहे वह वीनस जैसे लायक एहतराम और दीर शख्स की जनाबी क्यों ना हो। सो मैंने सच बयान किया और वीनस को मुतहैयर कर दिया। मोहन, वो मुस्तरिब होकर बोला, तुम बहुत संजीदा हो और मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये सब कुछ क्या है?
मुझे अपनी बहन शारदा याद आ रही है। मैंने चौंक कर उसे देखा और बेताबी से कहा, शारदा भी एक सच है, बहुत बड़ा सच। क्या सच एक मुतय्यन और महदूद जगह ही दस्तयाब होता है? क्या उसके लिए लाजम है कि वो यक्को तन्हा हो? नहीं, वो फ़िक्रमंदाना लहजे में बोला। बहरहाल तुम्हारे ज़हन पर शायद रात का खुमार बाकी है। ये वक़्त इन फ़लसफ़ियाना मोशागाफियों के लिए मुनासिब नहीं। मैं सिर्फ ये यकीन करना चाहता हूँ कि तुमने एक गोश रात गुजार दी। हाँ, ये यादगार रात। और मैंने खुश हुए हुए अंदाज में जवाब दिया, आपका ख्याल होगा कि मुझे अंग्रेज़ों से इंतकाम लेने का एक बड़ा नादर मौका मिला था और मैंने उसे हाथ से जाने नहीं दिया होगा। मैं ये इंतकाम नहीं ले सका क्योंकि उसे मैंने अंग्रेज़ों की नुमाइंदा ही समझा ही नहीं, और वो अंदर से इतनी मासूम, सादा और दिलकश लगी कि मैं उसे प्यार ही करता रहा और उसे देखता ही रहा। ये तुमने नहायत अच्छा किया, वो जोश में बोला, और इसमें मेरे शऊर को कोई क्रेडिट नहीं जाता। ना जाने वो क्या बात थी, मगर यकीनन लाशऊर में छुपी हुई कुछ ख्वाहिशें और मसलतें ज़रूर होंगी, या ये खुद उसका इम्तना होगा कि मुझे कई मरतबा तरन्नुम याद आई जिसने अपने आप को तर्क कर दिया था, और ये भी अजहार का एक पहलू है। असल में कोई एक मफरूज़ा, कोई एक फार्मूला कायम ही नहीं किया जा सकता। तरन्नुम की स्पुर्दगी में भी एक अंदाज है, एक तड़पता हुआ अजहार है, एक वारफ्तगी है, उसे कम रुतबा करार नहीं दिया जा सकता। और ये रीता थी जो अपनी शादाबी के साथ वापस चली गई। मेरा ख्याल है कि ये कोई इतनी अहम बात नहीं। पता नहीं आज रात रीता से मुलाकात हो कि क्या हो। तुम आज बहुत सुहानी बातें कर रहे हो और मुझे तुम पर तरस आ रहा है। तुम कितने सच्चे नज़र आ रहे हो। और वो मेरी गाल थपथपाते हुए बोला, छोड़िए, अपनी बताइए, कुमारी कमल का क्या हाल है, दिल का क्या आलम है? और मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, जी बहुत ख़राब है, दिल खफा है। वो पुरगदाज लहजे में बोला, कुछ सिलसिला जनबानी कीजिए और इस तरह तो जंग लग जाएगा। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी फ़ोन पर बात होती है, मगर हर बार ये महसूस होता है कि कुछ कहते कहते रह गया। एक दिन हिम्मत करके कह दीजिए। वो इतनी मुहज़्ज़ब होकर बात करती है कि कुछ कहते हुए झिझक होती है। वो उदासी से बोली, कुछ बात ही आगे नहीं बढ़ी, इसलिए मैंने तुमसे उसका तज़किरा नहीं किया। क्या आप उन्हें पसंद करते हैं? मैंने तजस्सुस से पूछा। कमाल है, वो नागवारी से बोला, तुम भी ये पूछ रहे हो। मैं एक तजर्बा करना चाहता हूँ, ज़रा साफ साफ बात कीजिए। अपने दिल और दिमाग पर जोर डालकर बताइए कि एक तरफ आपको राजेपुर का इक़्तिदार दिया जाए और कमर से महरूम रखा जाए, दूसरी तरफ आप हर चीज़ से महरूम रहें, और फ़र्ज़ कीजिए कि राजेपुर पर कमर परदीप के ख़ानदान का कोई शख्स काबिज़ हो और आपके हिस्से में सिर्फ कमल आए, तो आप कौन सी सूरत कबूल करेंगे? आपका जवाब मुझे मालूम है, लेकिन एक नहायत अहम नतीजे तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि आप तमाम अखलाक बलाए ताक रख कर और तमाम पहलुओं पर गौर करके मुझे जवाब दें। वो मुझे घूरने लगा और नाराज़गी से बोला, हैरत है कि तुम ये सवाल कर रहे हो, आखिर तुम किस नतीजे पर पहुंचना चाहते हो? मेरा सवाल अपनी जगह है, आपको एक मुक्त से जवाब देना है। मैंने उसकी कबीदगी से बेपरवाह होकर कहा, मेरी तरफ से तुम जवाब दे दो, तुम्हारा जवाब जो भी हो मुझे कबूल होगा। वो गंभीर लहजे में बोला, विनिश बाबू, मुझे यकीन है कि जो मैं कहूँगा वो आप ज़रूर कबूल करेंगे, लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि आप तमाम अमूर, तमाम अंदेशे, फरवा के तमाम मसलतें सामने रख कर नहायत तहम्मुल से जवाब दीजिए। इजलत की ज़रूरत नहीं। आप सोच सकते हैं कि अगर आपने अब तक कोई फ़ैसला नहीं किया या ऐसी सूरत हाल पर गौर नहीं किया तो गौर कर सकते हैं। तुमने बड़ी दिल आज़ार बातें शुरू कर दी हैं। आपके जवाब से मेरे दिल पर ज़रा बराबर असर नहीं होगा, क्योंकि मैं इस वक्त तमाम जज्बों से बेनियाज होकर यह सवाल कर रहा हूँ। बैठे बिठाइए, तुम्हें क्या हो गया? बस यूं ही आपके जवाब का मुंतज़िर हूँ। जो तुम सुनना सोच रहे हो वो ही मैं कहूँगा। वो मायूसी से बोला, हालांकि तुम एक और जवाब सुनना चाहते हो। मैं आपकी ज़ुबानी सुनना चाहता हूँ। तुम जानते हो कि मुझे इक़्तिदार से ज़्यादा अज़ीज़ कमल है। और उसकी आंखें चमकने लगी। हालांकि ये कितनी अजब बात है कि कभी कमल पर मुझे उसके रस्मी इज़हार का मौका नहीं मिला। मुमकिन है उसकी आंखों ने पहले ही कोई और शख्स मुंतखब कर रखा हो। राजेपुर एक मर्दम खेज़ रियासत है और कमल की सरहदें दूर दूर तक फैली हुई हैं। हिंदुस्तान की बहुत सी रियासतों के नौजवान राजकुमारों ने उसके जमाल का शहरा सुना होगा और न जाने कौन कौन कहाँ कहाँ आस लगाए बैठा हो। लेकिन तुमने मुझे दो चीज़ों में से एक का इंतखाब हक दिया है। शायद कमल मेरे हिस्से में ना आ सके, लेकिन अगर मुझे ऐसे इंतखाब का मौका नसीब हुआ
तो मैं उसी को उठाकर और कांधों पर बिठाकर ले आऊँगा। वो मेरी सूरत देखने लगा। ज़ाहिर है कि मैं आपके इस जवाब पर कोई दाद नहीं दूंगा, मैंने बर्जस्ता कहा, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि मैं पहले ही मुतसब होकर बैठा था। लेकिन मैं तुम्हारा तबसरा और नतीजा ज़रूर सुनना चाहूँगा। आखिर तुमने ये बेमौका सवाल क्यों किया? तुम्हारे ज़हन में कोई न कोई पस मंज़र ज़रूर होगा। पेश मंज़र भी है। हर पेश मंज़र पस मंज़र से मुतल्लक होता है। जो भी हो, और मैं उसे सुनने के लिए मुस्तरब हूँ। आपका इसराब दुरुस्त है, मैंने संजीदगी से कहा। आखिर क्यों? और तुम्हें इस सवाल की ज़रूरत क्यों पड़ी? कोई ख़ास बात नहीं, मैं अपनी फ़िक्र का रुख मुतय्यन करना चाहता था। कल रात कुमारी कमल का फ़ोन आया था। क्या? वो उछल पड़ा, उसके चेहरे पर कई रंग गुजर गए। हाँ, मैंने तहम्मुल से कहा। वो आपका पूछ रही थी। चौंका मैं आपकी ख्वाबगाह में था, इसलिए रिसीवर मुझे उठाना पड़ा और मैंने उन्हें बता दिया कि आप मौजूद नहीं। उनके तर्ज़ तखातब से मुझे यह एहसास हुआ कि वह प्रोफेसर और मोहनदास की शख्सियतें अलहदा नहीं समझती। वो कैसे? और तुमसे और क्या क्या बातें हुई? वो तेज़ी से बोला। मैंने विनेश को ये नहीं बताया कि राजकुमारी कमल ने मुझे साफ तौर पर पहचान लिया है, और मैंने उसे कहा कि वो मुझसे तीखी बातें कर रही थी, जिनसे ज़ाहिर होता था कि प्रोफेसर ज़ाहदी की शख्सियत के राज का उन्हें इल्म हो गया है। और विनेश के इत्मीनान के लिए मैंने गैर मुतल्लक बातें तराशी और कहा उसका फ़ोन मुख्तसर था। मगर इस गुफ्तगू से तुम्हारे सवाल का क्या ताल्लुक़ है? वो एक ज़हीन शख्स था और उसकी ये जस्तजू फितरी थी। कुछ नहीं, मैं एक इत्मीनान करना चाहता था, बल्कि यूँ कहिए कि मैं अपने इत्मीनान की तस्दीक का ख्वाहिशमंद था। मैंने इस मसले पर बारहा सोचा है कि कंवर जगदीप या रियासत राजेपुर के बाहर की रियासत का कोई राजकुमार कुमारी कमल के हुस्न जमाल से कब तक बेनियाजी बरतेगा। किसी भी लम्हे कुमारी कमल के मुस्तकबल के फ़ैसले की दिल सोज खबर आ सकती है। इस सिलसिले में हमने कुछ तगाफल का मुजाहरा किया है। मैं जब पेशे मंज़र की बात कर रहा था वो यही है, और मैंने विनय चंद्र को किसी और जानब सोचने की मोहलत नहीं दी। ओहो मोहन, मेरी जान मोहन, क्या तुम्हारे ज़हन में कोई खाका है? बिलाशुबा है। और वो ज़ोर देकर बोला, बताओ, मुझे जल्दी से बताओ। अभी तो नहीं है, लेकिन यकसुई से इस तरफ फ़िक्र ज़रूर मरकूज़ करनी पड़ेगी। मुझे आपकी तन्हाई का एहसास सताता है। मैंने सुकून से जवाब दिया, एक बात तो सामने की है कि मैं राजमहल से इस कदर बेइत्नाई नहीं बरतनी चाहिए, मगर यहाँ तो सुबह शाम के हंगामे हैं। वह जज्बाती लहजे में बोला, फुर्सत किसे मिलती है? ये लोग ज़िंदा कहाँ रहने देते हैं। रात कमल का फ़ोन आने से जो एक गुबार मेरे ज़हन पर मौजूद था वो बड़ी हद तक छट गया था, और मैंने विनेश से एक बहुत नाजुक सवाल किया था। ज़ुबान और रवैये की एक ज़रा सी लग़ज़श क्या क्या सितम ढा सकती है। विनेश से गुफ्तगू करके अब कुछ इत्मीनान सा हो रहा था, जैसे एक पहाड़ मेरे सर से उतर गया हो। वो अभी तक मिस्र था कि मेरे पास ज़रूर कोई मोज़ाती तरीक़ेकार मौजूद है जो मैं उससे छुपा रहा हूँ, और अब मैं जादू का डंडा घुमाऊँगा और उसकी उम्मीदें बाहर आएंगी। मैंने ये आस ख़त्म नहीं होने दी। विनेश की घंटी बजाने पर सुबह का नाश्ता अंदर कमरे में सजा दिया गया और हम दोनों ने कमरा बंद कर लिया। मैंने उसके लिए टोस्ट पर मक्खन लगाया और उसने चाय बनाई, और हम दोनों मेजर रॉबर्ट के कत्ल से पैदा होने वाले सियासी असरात पर बातें करते रहे। 4 आदमियों के कत्ल का मसला भी तशवीशनाक सूरत इख्तियार कर गया था। विनेश ने फ़ोन नाश्ते की मेज़ पर रख लिया और इधर उधर से रात भर की खबरें जमा करता रहा। राजेपुर में मकतूल के रिश्तेदारों के सिवा किसी और कौन से अपने तल्लक के बारे में लाइल्मी ज़ाहिर की थी। अब देखना यह था कि अंग्रेज़ क्या करवट लेते हैं और कंवर जगदीप बहादुर अपनी बहन अनीता की नाकामी पर किस गम और गुस्से का इजहार करते हैं। एक दिन खामोशी से गुजर गया। रियासत राजेपुर में किसी तरफ से कत्लो गारत गरी की खबर नहीं आई, मगर ये खामोशी किसी बड़े तूफ़ान का पेश ख़ैमा बन सकती थी। उधर अंग्रेज़ नाराज़ थे और उधर कंवर जगदीप, और इस तरफ प्रकाश बूंद में लोग एक दूसरे से शदीद नफ़रतों के मुद्दई थे। इस तरफ महाराजा की नींद रोज़ के हाथों से उचाट हो गई थी। मैंने पहली फुर्सत में विनय चंद्र की ख्वाबगाह में जाकर पिस्तौल बारूद से लबालब भर लिए। विनेश के कारिंदे अपने फ़राद अंजाम देने आ गए थे। सेक्रेटरी को अहकाम सादर किए जाने लगे कि आज घुड़ दौड़ के मैदान में इंतज़ामात में किस किस्म की खामी नहीं रहनी चाहिए, वरना बड़ी बेइज्जती होगी। रीता के एजाज़ में भून की लड़कियां और लड़के घुड़ दौड़ के एक गैर रस्मी मुकाबले में शरीक हो रहे थे। रीता के लिए आज कई और प्रोग्राम बनाए गए थे। उधर रीता के बयान के मुताबिक ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लोग कुत्तों की तरह भून का गोशा गोशा सूंघ रहे थे।
अंग्रेज़ों की नज़र भी बीक वक़्त कितनी समतों को देखने पर कादर होती है। वो बड़े कफ़ायतशार होते हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो वक़्त और आदमी ज़ाया नहीं करते। रीता के साथ चुन चुन कर ऐसे लोग भेजे गए थे जो रीता की निगरानी कर सके और हिंदुस्तान के इस जागीरदार तबके के बदले हुए रुझानात का जायज़ा ले सकें, प्रकाश बूंद में उभरने वाली कुव्वतों का अंदाज़ा लगा सके, खिड़कियों और पर्दों के पीछे छुपकर कुछ काम की बातें सुन सकें। गो वीनस चंद्र ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं अपने बेशतर वक़्त उसके महल में गुजारूं। 4 आदमियों के कत्ल के इल्ज़ाम में पुलिस फिर उस तरफ का रुख कर सकती थी। कोई भी मेरी जन्म तवज्जो मबजूल कर सकता था। वीनस का ख्याल था कि मैं उसके कमरे में महफूज रहूँगा। शायद ये बात नहीं थी और मेरी सरोपोशी से पुलिस और मशकूक हो सकती है। असल में वीनस खौफज़दा था कि अगर खुले मैदान में रहा तो किसी भी जगह से मुझ पर गोली चल सकती है। गुज़श्ता शाम जोगी की शिकस्त से लोग और बुरा फोख्ता हो गए होंगे और उसका सबूत सुंदिया की इतला थी कि मैं आम रास्ते से बाहर निकलने की बजाय वीनस के महल से मिले हुए तवील महलाती सिलसिले की तरफ चल पड़ा। चबूतरे और राहदारियाँ, बरामदे, मुस्तैद मुलाजम और भागती हुई बांदियाँ, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जोगी वाले वाक़े से लोग इतने मुतासर होंगे। सुंदिया की इतला के मुताबिक उसे पिंडत ऐशोरी लाल की करिश्मा साजी समझा जा रहा था और मैं मुतमिन हो गया था। लेकिन लोगों ने इस पहलू पर सोचना शुरू कर दिया कि इतने बड़े मजमा में पिंडत ने सिर्फ मुझी को क्यों चुना, और इस एतबार से भी एक नुमायाँ और मुमताज़ शख्स के तौर पर सामने आता था। अभी पहले के कई वाक़यात इस जहन में महू नहीं हुए थे कि यह ताज़ियाना लग गया। मैं जहाँ से गुजरता मुलाजिम अपने काम भूल भाल कर मेरी जानब रजू होने लगते। मैं कदम कदम पर मुबारकबादें वसूल करता हुआ आगे बढ़ता गया। कई रानियों और राजकुमारियों ने इशारे से मुझे बुलाया और पूछने लगे, क्या वाकई तुम्हें जोगी का वज़न महसूस नहीं हुआ था और तुमने उसे इतनी आसानी के साथ ज़मीन से कैसे उखाड़ लिया, जबकि 20 आदमी उसे हिलाने तक में नाकाम हो गए थे। मैं उन्हें जवाब देता जाता था कि जोगी उन पर मसमीज़म कर देता था, मगर मुझ पर उसका यह हमला कारगर नहीं हुआ और कोई मेरी बात पर यकीन करता और कोई बेयकीनी से सर हिला देता। फिर राजकुमार सुरेश चंद्र अपने चंद नौजवान दोस्तों के हमरा दूर से आता हुआ दिखाई दिया और मुझे तरन्नुम की बात याद आ गई। सुरेश चंद्र की उम्र कम थी, मगर वो वक़्त से पहले जवान हो गया था। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं तरन्नुम के बारे में उससे क्या कहूँ। छोटा मुंह बड़ी बात थी। प्रकाश बूंद का एक मुलाजम अपने आका से ये दरख्वास्त कैसे कर सकता था कि फ़लाँ लड़की पर कर्म की नज़र ना डाले और उस मुशर्रफ के लिए बूंद में और बहुत सी लड़कियाँ मौजूद हैं। सिर्फ एक इशारे पर दुनिया जहाँ की रकासाएँ पेश की जा सकती हैं और सुरेश चंद्र के एतवार साफ नज़र आ रहे थे कि आइंदा कोई शुमार कतार ना होगा, और वो भी उन लोगों में शामिल था जो मुझसे वीनस चंद्र की खसूसी रगबत नापसंद करते थे। और मैंने बारहा खुद को उन लोगों की जगह रख कर देखा था और अपने रवैये में तरमीम कर ली थी, और ये मफाहमत का एक बेहतरीन तरीका था और इस तरह फ़ैसला करने में देर नहीं लगती।